दोस्तों पार्लियामेंट का नया सेशन यानी विंटर सेशन 2024 शुरू हो चुका है और उसमें हर एमपी अपने इलाके के मसाइल को वहां बयान कर रहा है और उसे हल करवाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में हम आज की इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे मुस्लिम एमपीज के बारे में आप लोगों के सामने बातें रखने वाले हैं और उनके भाषण को भी आपके सामने रखने वाले हैं कि किस तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर स्पीच दिया है और क्या कहा है। क्योंकि आपको पता है कि घर के मसाइल को और हमारे मसाइल को घर का आदमी ही बता सकता है, तो इसी तरीके से मुसलमानों के साथ क्या मसला है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, उन तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से मुस्लिम एमपीज ने पार्लियामेंट के अंदर स्पीच दिया है और मुद्दों को उठाया है, मैं समझता हूं कि वो बातें आपको ज़रूर सुननी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे मुस्लिम एमपीज के वीडियोस को आपको दिखाने वाला हूं कि जिनके स्पीच को सुनने के बाद आपको खुद फैसला करना है कि वाकईतन ये मसाइल हमारे हैं और इसे कैसे हल किया जाएगा। तो सबसे पहले इस कड़ी में हमारे सामने नाम आता है MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। तो चलिए हम सबसे पहले आपको उनकी स्पीच सुना देते हैं कि आखिर उन्होंने पार्लियामेंट में ऐसा क्या कहा। कि उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाया गया, असेंबली और पार्लियामेंट की हदबंदी हुई, वो इस तरीके से उसको तरतीब दी गई कि अक्सरती तबके के लोग जीत जाएं और मुस्लिम अकलियत के लोग कामयाब होने में बड़ी मुश्किलात पेश आए। इसीलिए 2007 में सच्चर कमेटी ने कहा था, सिफारिशात में कहा कि अब जब हदबंदी होगी तो माकूल तरीके से बनाए जाए ताकि मुसलमान पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन जीत सके। मुझे नहीं मालूम कि अब नए सेंसस के बाद जब हदबंदी होगी तो उसकी सिफारिशात को रखा जाएगा या फिर मार्जिनलाइजेशन जो मुसलमानों का हो रहा है 75 साल से, वो चलता रहेगा। सर, जब पार्लियामानी जमहूरियत की कामयाबी किस बुनियाद पर होती है? पार्लियामानी जमहूरियत की कामयाबी का पैमाना मैं आपको बताता हूं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, ये 4 बुनियादी राइट्स है आइन में, जिसको हम सामने रखकर मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में उन कमजोर तबकात से इंसाफ हुआ। मिसाल के तौर पर आर्टिकल 15 और 16 सर, 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला, तारीखी नाइंसाफी के खात्मे के लिए रिजर्वेशन दिया गया, तारीखी नाइंसाफी के लिए हजारों साल के जुल्म की बिना पर, मगर उनको नहीं मिला जिनका मजहब इस्लाम और मुसलमान था, उनसे भी नाइंसाफी जुल्म हुआ। दूसरी बात दफा 25 में प्रोफेस कहा गया, आर्टिकल 25 टॉक्स प्रोफेस। सर, आज मेरी बेटियों को गवर्नमेंट के एजुकेशन इदारों में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, तो ये आर्टिकल 25 का प्रोफेस कहां तक कामयाब हुआ, ये अक्लमंद लोगों पर छोड़ता हूं। प्रैक्टिस सर, आर्टिकल 25 में अमल करना। कई रियासतों ने ऐसा कानून बना दिया कि आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, कैटल स्लॉटर एक्ट का एक्ट बना दिया। आप बताइए कि हरियाणा, राजस्थान में पुलिस के इख्तियारात गौरक्षक को दे दिए और उन इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल मॉब लिंचिंग में हुआ। किसका हुआ? एक लड़का था साबिर मलिक बंगाल का, पीट कर मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने बीफ खाया, बाद में मालूम हुआ नहीं खाया। जुनैद और नसीर को गाटमीका के थे, उनको जिंदा जला दिया गया। सर, फिर प्रोपगेट, आप ये आर्टिकल 25 का थर्ड सेक्शन प्रोपगेट। आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी, नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये? आप बताइए। अब आप देखिए ये प्रोपेगेट क्या हो रहा है। अच्छा, जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज यहां पर पैदा हो चुकी है। सर, आर्टिकल 26 देखिए, It gives religious denomination the right to establish and maintain institution for religion charitable। वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। आर्टिकल 26 की बात कही गई। मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे। सर, दफा 29 पे आ जाइए, आर्टिकल 29। लैंग्वेज का, जबान का तहफ़्फ़ुज़ है, उर्दू को खत्म कर दिया गया। वो उर्दू जिसके हमारे मुजाहिदीन आजादी नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का, उस जबान को आप खत्म कर रहे हैं। कल्चर, आप कल्चर की बात इनसे पूछ लीजिए, वो बोलेंगे नहीं, हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म नहीं है बीजेपी का, वो कल्चरल नेशनलिज्म आला जात का हिंदुत्व का नेशनलिज्म है, जो भारत के इंडियन नेशनलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सर, अब आप आ जाइए। सर, आर्टिकल 30 पे आ जाइए। सर, आर्टिकल 30 पे आ जाइए। सर, आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज को राइट दिया गया।
This house has passed a law in 1981 to give marriage to AMU. This government went to the Supreme Court and said, no, we'll oppose minority status. This house voice was suppressed in the Supreme Court, sir. That is why I say that the executive has argued contrary to parliament. Sir, right to life. Right to life तो उस वक्त भी था. मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ. सर, दिसंबर 63 में, 63 में, कश्मीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक की चोरी हुई तो पूरे देश में सर only 2 minutes, Please wind up. only 2 minutes, sir. Please, sir, only 2. Time is not the Prime Minister. Sir, I'm concluding. I'm concluding. He has to reply. Listen to me, sir. Sir, my shikwa Hind bayan. 1 minute. I'll conclude, sir. 2 minutes. Now, in Article 20, after that in 63, 8 lakh Muslims were pushed into East Pakistan. What has changed? Please tell me. 2013, Muzaffarnagar, 50,000 were shifted. Sir, riots to rights happened. Nelly massacre. Hashimpura, Maliana, Mumbai 93, Ahmedabad 69, Gujarat 2002, 22, Delhi 84, Delhi. Nothing has changed, sir. Lastly, sir. Please. Lastly, sir. On judiciary, sir. On judiciary, sir. CAA is not being heard. 2 sitting chief ministers get bail, but Stan Swamy died in the prison, sir. That is why I say the institution functioning of Please conclude. And lastly, sir, just now Ravi Shankar Prasad quoted a book. In that book, there's a Tipu Sultan also. Okay. That is sir, I'm concluding by reciting a share. On this I conclude, sir. निसार मैं तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर उठा के चले सर जिस्म और जान बचा के चले बहुत है जुल्म दस्ते बहाना दूर के लिए सर हम जो चंद अहले जुनून तेरे नाम ले वाले इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जो लोग थे और है वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है. संविधान सच्चा है. जय भीम. माननीय सभापति जी, मैं आज यहाँ मजलूमों की आवाज बनकर खड़ा हूँ. उन करोड़ों भारतीय मुसलमान और अल्पसंख्यकों की जद्दोजहद और हक की बात करना चाहता हूँ जो इस देश का अटूट हिस्सा हैं. मेरे अल्फाज बंटवारे के नहीं बल्कि इत्तेहाद के हैं. मेरे अल्फाज मायूसी के नहीं बल्कि एक उम्मीद के हैं. ऐसी उम्मीद जो कि हमारे इस देश को जोड़ना चाहती है. हमारे संविधान को बनाने के लिए हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने मिलकर के इस संविधान को बहुत मेहनत के साथ बनाया था. ये सिर्फ किताब की शक्ल में देने के लिए नहीं है. आज संविधान के उस पर मैं कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान इंसाफ, आजादी और भाईचारगी की जिंदा गवाही है और ये गारंटी देता है कि नागरिक हर मजहब, जात या नस्ल पर इज्जत के साथ गुजार सकते हैं जिंदगी. लेकिन अफसोस है, एक मुस्लिम रहनुमा की हैसियत से मुझे इस दस्तावेज पर बेपनाह फख्र है जो कि दस्तावेज जो संविधान हमें इजाजत देता है. आर्टिकल 15 के मुताबिक किसी भी नागरिक को मजहब, जात, लिंग, नस्ल या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा. आर्टिकल 19 में बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी का हक दिया गया है जो कि हमारे अधिकारी को हक की आवाज को छीनने का आप काम कर रहे हैं. आर्टिकल 25 अपने मजहब को मानने और उस पर अमल करने की आजादी देता है. आर्टिकल 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हकों की हिफाजत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं. लेकिन आप तो हमारे हकों की छीनना चाहते हैं. माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 30 के अंदर अपने तालीमी इदारों को कायम करने और उनके चलाने का हक है, लेकिन हमारे साथ ज्यादती हो रही है. ये संविधान को अगर आप कमजोर करेंगे तो याद रखना ये देश कमजोर होगा, हमारा मुल्क कमजोर होगा. जो संविधान के प्रति वफादार नहीं हो सकते वो हमारे मुल्क के प्रति वफादार नहीं हो सकते. मैं उस संभल की सरजमी से आता हूं जहां पर 15 दिन पहले एक संविधान को कमजोर करने का काम किया गया. वहां पे जिस प्रकार से 5 मजलूमों की जान ले ली गई, जिस तरह से 30 से ज्यादा लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया गया और 27 से 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. मैं पूछना चाहता हूं माननीय सभापति जी, मैं सांसद हूं, मैं अपने मुकदमे का मैंने कहा था मुझे डर नहीं है. मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, मैं वहां मौजूद नहीं था और यह मुकदमा जो हमारे चाहे विपक्ष के सांसद हो या सत्ता पक्ष के सांसद हो, आप याद रखिए जनता की आवाज हो. जनता के बीच में जाकर के आपके जवाबदेही बनती है और मैंने अपनी जनता को आवाज को उठाने का काम किया तो क्या गलत किया था. माननीय सभापति जी, सिर्फ इस बुनियाद पे मुकदमा लिख दिया गया. आज मैं आपको बताना पॉइंट पे बोल रहा हूँ, संविधान पर ही बोल रहा हूँ. माननीय सभापति जी, आज मैं चाहता हूं उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए जो जिन्होंने ज्यादती की है, उनको सजा मिलनी चाहिए. और आज एक इमाम को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया संभल के अंदर कि सिर्फ उन्होंने अजान लाउड स्पीकर से दे दी थी. अफसोस है कि आज हमारे साथ ऐसी ज्यादती हो रही है. माननीय जज जी, हमारे संविधान किसानों को मजबूती की बात करता है जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है.
130 किसान जो 10 दिन से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं, आप किसानों को हक नहीं दे पा रहे तो किसको हक देने का काम करोगे? मैं अफसोस करता हूँ आज पूरे प्रदेश और मुल्क के अंदर जिस तरह से हमारे लोगों की हिफाजत नहीं की जा रही, एक मॉब लिंचिंग सिर्फ धर्म के नाम पर, अगर कोई मुस्लिम है, ओबीसी है या पिछड़ा समाज का, एससी समाज का है तो नाम पूछ करके उसकी हत्या कर दी जाती है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, हेट स्पीच, अगर कोई हम कुछ बोलते हैं तो हेट स्पीच करके मुकदमा दर्ज कर देते हैं, और जो हमारे धार्मिक आका हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मेरे पास समय कम है, इसलिए तेजी के साथ में मुझे बोलना पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय जी, ये सवाल बंटवारे का नहीं बल्कि हम वतनों के लिए, जिनका जमीर मर गया है उनके जमीर को जिंदा करने के लिए है। हम चाहते हैं इस देश की आजादी, हमारी देश की, सभापति जी बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, 1 मिनट, हमारी देश की आजादी के लिए मैं ये कोई बंटवारे की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे मुस्लिम और हिंदू समाज सब लोगों ने मिलकर के इस देश को आजाद कराने का काम किया था। आज उनके साथ ज्यादती क्यों की जा रही है? हम लोग अपने इस मुल्क के अंदर मजबूरी से नहीं रुके, बल्कि हम जो है अपनी मर्जी से रुके थे। हमारी मुल्क को आजाद कराने में हजारों लाखों मुसलमानों ने शहीद हुए थे। माननीय सभापति जी, कंक्लूड कर रहा हूँ बात। राजकुमार से आप कंक्लूड करें ना, आप कंक्लूड करें। शुक्रिया माननीय सभापति जी। मैं एक मुस्लिम और अल्पसंख्यक रहनुमा के तौर पर मैं अपनी बिरादरी के लिए खास हक के मुताबिक नहीं करता, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आईना के बाद संविधान के मुताबिक हर नागरिक के लिए जो वादा किया गया उसे पूरा हो, हुकूमत से कमजोर की हिफाजत को यकीनी बनाए और नफरत फैलाने वालों को सजा दे। और मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म करना चाहता हूँ जो कि हबीब जालिब का शेर है, ऐसे जुल्म सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं भी खाइफ नहीं तख्ताए दार से, मैं भी मंसूर हूं कैदो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदान की दीवार से, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। का विभाजन हो रहा था, चारों तरफ नफरत का माहौल था, लेकिन उस वक्त भी अहिंसा की बात, प्रेम की बात और भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की बात करने का काम संविधान सभा में हो रहा था। ये बातें मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि 70 साल में हमने क्या किया। मैं आप जो यहाँ खड़े हो, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियां थी कि हम देश को यहाँ लेकर के आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियां थी कि देश के अंदर इतने संसाधनों का विकास हुआ। ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि बार बार कहा जाता है कि उनका योगदान क्या था। ये उनका योगदान था, ये उनका ही ब्लूप्रिंट था कि हमने देश के अंदर हरित क्रांति लाए, देश के अंदर हमने किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, औद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया, नहरें बनाई, बागड़ा नागल डैम बनाया, वो तमाम चीजें सिंचाई की व्यवस्था की, और ये उस हालात में थी जबकि हमारी आर्थिक स्थिति देश की बहुत कमजोर थी। मान्यवर, इस संविधान को जब बनाया गया तो संविधान को प्रस्तुत करते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये एक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। उनकी दृष्टि में केवल कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि एक नैतिक प्रतिज्ञा है जो में न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के सिद्धांत से जोड़ती है। आज इस पवित्र ग्रंथ के संरक्षक के रूप में हमें अपने इन आदर्शों के प्रति अपने संकल्प को दोहराना चाहिए। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपनी अंतिम भाषण के अंदर जब उन्होंने इसको प्रस्तुत करते हुए कहा, यह कांग्रेस पार्टी का अनुशासन ही का परिणाम था कि प्रारूप समिति के प्रत्येक अनुच्छेद और संशोधन की नियति के प्रति आश्वस्त होकर उसे सभा में प्रस्तुत कर सकी। इसलिए इस सभा में प्रारूप संविधान के सुगमता के पारित हो जाने का सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। हम लोग संविधान को बनाने वाले लोग हैं, हम संविधान को बनाने वाले, मानने वाले और संविधान को अपने सीने से लगाने वाले हैं। किसी के लिए एक किताब हो सकती है, लेकिन हमारे लिए तो एक पवित्र ग्रंथ है। इसी ग्रंथ के माध्यम से हमें देश के अंदर बराबरी का अधिकार मिला। मान्यवर 2 मिनट, इसी ग्रंथ के माध्यम से हमें अधिकार मिला। आज हमारे अधिकारों के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। वक्फ के नाम के ऊपर, वक्फ के नाम पे हमारी संपत्ति छीनने की साजिश की जा रही है। आज हमें पूरे तरीके से जगदम्बिका पाल साहब ने, हमारे माननीय
नहीं नहीं नहीं, अभी बैठो, सुनो, सुनना भी रखो। वक्फ के नाम के ऊपर हमारी प्रॉपर्टी छीनने की साजिश की जा रही है। वक्फ कानून ला करके सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। आज पूरे देश के अंदर एक नफरत का माहौल हमारे खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। संभल की घटना हो या बहराइच की घटना हो, आज देश में मुसलमान की स्थिति हो गई कि घर में रहेगा तो दंगाई मारेंगे और बाहर निकलेगा तो पुलिस मारेगी। साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बस बहराइच में यही हुआ, संभल में यही हुआ, आज सीधे गोली मारी जाती है। हमारी जान की कीमत आज समझने को कोई तैयार नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मान्यवर कि आज जिस प्रकार से इन तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, एक सबसे बड़ा उदाहरण मनोज परमार नाम का आदमी जो कारोबारी था, उसके बच्चों ने राहुल जी को उनकी यात्रा के अंदर भारत जोड़ो यात्रा में गुल्लक दी। उसके घर पर ईडी की रेड हुई, उसने सुसाइड किया, अपनी पत्नी के साथ सुसाइड किया और सुसाइड नोट में लिखा कि ईडी के अधिकारी ने उसके कंधे पर पैर रखकर कहा कि तुम भाजपा ज्वाइन कर लो, प्लीज तुम भाजपा ज्वाइन कर लो। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, तुम भाजपा ज्वाइन कर लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। आज ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हमें डराने के लिए होगा। आज ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल इन तमाम आवाजों को चुप करने के लिए होगा। ये संविधान के इस पावन मौके पर जब हम संविधान के पर चर्चा कर रहे हैं तो हम इस संविधान की चर्चा में कहना चाहता हूं कि संविधान, मान्यवर माइक बंद हो गया, एक मिनट कंक्लूड, एक मिनट करो बात करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम संविधान को अगर अंगीकार करने की बात कर रहे हैं, हम देश के अंदर अगर संविधान के रक्षक के रूप में ये पूरा का पूरा सदन क्रॉस द पार्टीज खड़ा हुआ है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आपने, क्योंकि मुझे हमारे आपसे इजाजत चाहता हूं माननीय, धन्यवाद। हिंदुस्तान का एक प्राउड मुस्लिम हूँ और मुझे शुक्र है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने और हमारे पूर्वजों ने एक बेहतरीन तोहफा दिया है और वो तोहफा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके वजह से आज हम अपने आप को महसूस समझते हैं, महफूज समझते हैं। लेकिन जो ये मौजूदा सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है, हमारे साथियों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आज हमसे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हमारे लोगों को पब्लिकली अब्यूज किया जा रहा है, हमारे साथ लिंचिंग की जा रही है, मारा जा रहा है, हमारे बुजुर्गों को दाढ़ी से नोचा जा रहा है, हमारे लोगों को नमाज पढ़ते हुए लात मारी जा रही है, हमारी जमीनों को छीनी जा रही है, हमारी दरगाहों पे कब्जा की जा रही है, हमारे बच्चों से एक ऐसा शब्द बुलवाना चाहते हैं जो नहीं बोलते और नहीं बोलने के कारण उस पर अत्याचार होता है। ये आज का हिंदुस्तान है इनके सामने, इनके चलाते हुए, जिसका हम विरोध करते हैं। और सर वही नहीं, पिछले कुछ दिनों में 686 हेट स्पीचेस हुए। आपको जान के ताजुब होगा सर। किसको लात मारा आप बताए, तथ्य दीजिए, किसको कहा लात मारा, तथ्य दीजिए। हम देंगे सर। नमाज पढ़ते वक्त दुनिया ने देखा, ताजुब है, आप छुप गए देखने के लिए। सर 686 हेट क्राइम्स हुए हैं पिछले वारदात, लेकिन उनमें से हेट मॉन्गर्स के खिलाफ कुछ भी नहीं किया इस मौजूदा सरकार ने। और किसके खिलाफ कर रहे हैं कार्रवाई? उनके खिलाफ जो विसल ब्लोअर हैं, उनके खिलाफ जो न्यूज देते हैं, सोशल मीडिया कहता है। मीडिया तो बिका हुआ, हम सब जानते हैं, इन्हीं के कंट्रोल में है। लेकिन और वही नहीं, हमारे ट्राइबल्स के खिलाफ उनकी जमीनें, उनकी फॉरेस्ट छीनी जा रही हैं। 10,000 से ज्यादा केसेस दिए गए उनके। सर हमारे 2011 के सेंसस 2011 के सेंसस के हिसाब से 12.2% मुसलमानों की आबादी है। और आपको जान के ताजुब होगा कि 54 मिनिस्ट्रीज में 11,131 ऑफिसर्स में मुसलमान सिर्फ 171 है, जिसका परसेंट 1.6 है। यहाँ हमको
जो हमारे हिसाब से मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। लेकिन अगर जेलों में आप तादाद देखेंगे तो मुसलमानों की तादाद 31 है, उसमें ज्यादातर इंडर ट्रायल है जिनको जबरदस्ती भरा गया है। हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे एक्टिविस्ट को इनको निकालना होगा। पिछले 10 सालों में हमने देखा, पहले राइट्स हुआ करते थे, ये अब राइट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, लोग बुला के भेजते हैं। और अब संभल में हमने देखा, जब लोग नहीं मिल रहे तो प्रशासन ने गोली चलवाई। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये नहीं जानते कि ये कब समझेंगे कि संविधान सबके लिए है। ये संविधान हम सबके लिए बराबर है। सबसे अफसोस की बात है कि आर्टिकल 26, आर्टिकल 15 में हमें अपने जगहों का हमें इजाजत दे जाता है, हमें अपने जो इदारे हैं उसको चलाने का इजाजत देता है। लेकिन ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लाके ये चाहते हैं कि बैकडोर से हमारी जमीनें छीन लें। हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो हमारे पूर्वजों ने दान किया, गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, बेवाओं के लिए, जरूरतमंदों के लिए, उसको सब छीनना चाहते हैं। और इनकी एजेंसीज बोलती है कि हम जहाँ चाहेंगे उसको वक्त मिल देंगे। आप जानते हैं सर, और मीटिंग अभी जेपीसी चल रहा है, आपको जान के ताज्जुब होगा कि यहाँ पे नॉन स्टेक होल्डर्स को बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जा रहा है उनको? क्या योगदान है उनका? सर यही नहीं, सबसे अफसोस की बात यह होती है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। किशनगंज सर सबसे डिप्राइव्ड एरिया है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान की जीडीपी $2600 है और 5% लोगों का अगर इनकम हटा देंगे तो हमारी जीडीपी है 1100 पर कैपिटा, सॉरी $1100, विच इज लोअर देन द सब सहारन डेजर्ट कंट्रीज। और वहां पे बिहार का लाया जाए तो $750 है। तो आप अंदाजा लगाइए। और उसमें भी सबसे पिछड़ा इलाका है जो किशनगंज और सीमांचल है। पिछले 12 साल से मैं गुहार लगा रहा हूँ। आदरणीय मंत्री एजुकेशन जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी के पीछे बैठे हैं, पूछिए उनसे कितना दर्जनों बार हमने गुहार लगाई। जो यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने तोहफा दिया, आप उसमें अभी तक क्यों फंड नहीं दे रहे? धन्यवाद जी। क्यों कहते हैं कि हमारे अभिषेक गंगोपाध्याय जी, आप चाहते हैं कि सिर्फ हम मजदूरी करें? सदस्य अभिषेक गंगोपाध्याय जी, चाहते हैं कि हमें तालीम मिले? आप समाप्त कीजिए। क्या आप नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के ग्रोथ में हमारा? अभिषेक गंगोपाध्याय जी। Honorable Speaker, आखिर में I have decided. आखिर में एक लाइन बोल के आपसे I have decided to talk in my mother tongue. बोलना चाहता हूँ। That is अरे Bengali. माइक दो यार, माइक नहीं है सर। सर आप कंटिन्यू करो। वो जलाते रहे हमारे आशियाने। सर वी आर टुगेदर इन जेपीसी। वो जलाते रहे हमारे आशियाने, हम बनाते रहेंगे मोहब्बत के तराने। जय चौधरी जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस विशेष चर्चा पर बोलने का मौका दिया। भारत के संविधान के 75वें वर्ष की चर्चा के मौके पर मैं सबसे पहले संविधान बनाने वालों की दूरदृष्टि को सलाम करती हूँ। एक युवा सांसद के तौर पर मैं अपनी उम्मीदों को संविधान के साथ जोड़कर खास तौर पर ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारे देश में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय को किस तरह अपने संवैधानिक अधिकारों और आज़ादियों की हिफाजत के लिए हर रोज़ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कथन से अपनी बात रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था, मुझे अपने भारतवर्ष पर फक्र है कि जिसके पास ऐसा संविधान है जो लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म को संजोता है। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे संविधान की किताब तो है पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। आज हिंदुस्तान में हर वर्ग को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, मगर अल्पसंख्यक खास तौर पर मुसलमानों पर जो कहर टूटा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं।
संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या किसी और वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें साफ कहा गया था कि राज्य सरकारें और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। हाल ये है कि मॉब लिंचिंग को रोकने की बजाय सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नफरत को और बढ़ावा देती है। ये अशांति अब इतनी गहराई तक फैल चुकी है कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साल की शुरुआत में ही कई राज्यों में दुकानदारों को अपने नाम बोर्ड पर लगाने के लिए मजबूर किया गया। इसे सेहत और सुरक्षा के कानूनों का हिस्सा बताया गया, मगर असल मंशा कुछ और थी। ये कदम खास तौर पर मुसलमान दुकानदारों को निशाना बनाकर उठाया गया ताकि उनकी रोजी रोटी पर चोट की जाए। पिछले हफ्ते मुरादाबाद में एक मुस्लिम डॉक्टर को हिंदू बहुल्य मोहल्ले में घर खरीदने पर विरोध झेलना पड़ा। वजह बताई गई कि इससे मोहल्ले की सामाजिक शांति बिगड़ जाएगी। अब आप ही बताइए, क्या ये वजह सही है, जायज है? असल में ये छोटी बड़ी घटना इस बात का सबूत है कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले बयान और नीतियां हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। उत्तर प्रदेश में यति नरसिंहन ने बेहद घटिया बयान दिया, लेकिन सरकार इन बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हेट स्पीच न केवल जनमानस के विचारों को प्रदूषित करती है, बल्कि इससे अब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी प्रभावित कर दिया है। अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय न्यायाधीश ने ऐसे बयान दिए जिसका संज्ञान खुद सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 ने अल्पसंख्यकों को उनके मजहबी और सांस्कृतिक हक दिए हैं ताकि वो अपनी पहचान को बचा सके और अपने संस्थान चला सके, लेकिन आज उन्हीं हकों पर हर तरफ से चोट की जा रही है। वक्फ जैसे बिल लाकर उनके धार्मिक अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। आज अल्पसंख्यक समुदाय को संविधान द्वारा दिए गए अपने बुनियादी अधिकार पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ऐसे कई मामले अदालत ने न्याय देकर संविधान की रक्षा की है, लेकिन अदालती प्रक्रिया में जो समय लगता है उसकी वजह से देश के सामाजिक ताने बाने को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2004 के मदरसा एक्ट को रद्द कर दिया था, जिससे मदरसों के संचालन पर सवाल उठे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस फैसले को पलट दिया और एक्ट को वैध करार दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में जो समय लगा उसने अल्पसंख्यकों को बेचैनी और संघर्ष के दौर में डाला है। इसी कड़ी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 भी आता है और कई अन्य अधिकार, उन्हें भी इसी तरह अदालती लड़ाइयों में उलझाया जा रहा है। यह स्थिति न केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों की राह में रुकावट है, बल्कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जैसी कहावत को सिद्ध करती है। मैं इस सदन से दुनिया भर के अल्पसंख्यकों की आवाज उठाना चाहती हूँ, खास तौर पर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है वे दिल को गहरे तक चोट पहुंचाने वाला है। उनकी जान माल की हत्या की जा रही है। बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान हो या कोई और देश, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, इज्जत
इज्जत और अधिकारों की हिफाजत हर सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं इस सदन से अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश के पीड़ित अल्पसंख्यकों की आवाज को एक साथ उठाना चाहती हूँ। ये वक्त की पुकार है कि हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि किसी भी इंसान को उसकी पहचान या मजहब के कारण डर कर जीने पर मजबूर ना होना पड़े। जहाँ हक छीने जाते हैं वहाँ अमन खो जाता है। ये बात हर सरकार को समझनी चाहिए। अगर हम सच में अपने संविधान का सम्मान करना चाहते हैं तो हमें नफरत और भेदभाव को खत्म करना होगा। हमें ये दिखाना होगा कि ये मुल्क हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर समुदाय का है, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक संविधान की आत्मा सिसकती रहेगी। सर, अपनी बात को खत्म करते हुए मैं एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। लेकिन अगर इस सदन में बैठे हम सभी सदस्य ये ठान ले कि हमें संविधान के मूल्यों को लागू करना है और उसे लागू करने का प्रयास करें, तो वह सुबह जरूर आएगी जिसके लिए लाखों भारतवासियों ने अपने जानों की कुर्बानी दी थी।